नमस्कार साथियों। यूपीपीएससी आरओ समीक्षा अधिकारी के सेकेंड एपिसोड में आपका बेहद स्वागत है। पहले एपिसोड में मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आइए इस एपिसोड में उसके आगे के सारे क्वेश्चंस डीप कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न लिखित नगरों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 4 नगर दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि जो नगर दिए गए उनके प्राचीन नाम क्या है और आधुनिक नाम क्या है। तो उसमें से एक ऐसा इसमें कड़ी है, एक ऐसा मैचिंग है जो सही से सुमेलित नहीं किया गया है। पहला दिया गया है मधुपुरी का मथुरा, दूसरा दिया गया है ब्रह्मसारणी का बरसाना, तीसरा है ब्रह्मवर्त का बिठूर और चौथा है चंद्रनगर का फर्रुखाबाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए बताता हूँ, यहाँ पे जो मधुपुरी है ये मथुरा का प्राचीन नाम है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे पाएंगे कि मथुरा को पहले मधुपुरी के नाम से जाना जाता था। ऐसे अगर हम ब्रह्मसारणी की बात करें तो ये बरसाना का पुराना नाम है और बिठूर का ब्रह्मवर्त, ये भी बिठूर का पुराना नाम ब्रह्मवर्त है। हमारे सामने ऑप्शन दिख रहा है चंद्रनगर। चंद्रनगर या चंद्रवार फिरोजाबाद का प्राचीन नाम है। ये जो चंद्रनगर है ये फर्रुखाबाद का नहीं बल्कि ये फिरोज़ाबाद का पुराना नाम है। ये है आपका फिरोज़ाबाद। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही से सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको। यहाँ दिया गया है कि सूची 1 में नहर परियोजना और सूची सेकंड में दिया गया है उसका उद्गम स्थल। जो नहर परियोजनाएं बनाई गई हैं वो कहाँ से निकलती हैं, उनका उद्गम क्या है, उसी के बारे में आपको बताना है। देखिए कह रहा है कि सूची 1 का पार्ट जो है नहर परियोजनाओं में मध्य गंगा नहर का नाम आ रहा है। इसका उद्गम स्थल यहाँ दिया गया है बिजनौर। ठीक वैसे ही सरयू नहर की बात करें, इसका उद्गम स्थल दिया गया है कतरनिया बहराइच में जो पड़ता है। घग्गर नहर की बात करें, इसका उद्गम स्थल दिया गया है मिर्ज़ापुर। और मौदहा बांध नहर की बात करें, इसका उद्गम स्थल दिया गया है हमीरपुर। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताने हैं कि कौन से ऑप्शन कौन से मैचिंग करेक्ट होगा, यानी कौन सी नहर परियोजना है कहाँ से उद्गमित होती है, कहाँ से निकलती है। तो आइए आपको बताता हूँ मैं। देखिए मध्य गंगा जो नहर है यहाँ पे जो मध्य गंगा नहर है, ठीक है, ये बिजनौर से निकलती है। मध्य गंगा नहर बिजनौर से निकलती है, मतलब बिजनौर का ये उद्गम स्थल है। सरयू नहर की बात करें, सरयू नहर कतरनिया से निकलती है। ठीक है, सरयू नहर कतरनिया से निकलती है जो बहराइच में पड़ता है। और घग्गर नहर की बात करूं तो घग्गर नहर मिर्ज़ापुर के सोन की सहायक नदी है। मिर्ज़ापुर में जो सोन नदी है, ठीक है, सोन की सहायक नदी है ये, याद रखिएगा घग्गर, सोन की सहायक है घग्गर। चलिए इस हिसाब से देखा जाए, और यहाँ पे मौदहाबाद नहर है ये हमीरपुर से। हमीरपुर को बिरमा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बिरमा। मतलब हमीरपुर के बिरमा से ये निकलती है। तो इस हिसाब से जो कूट दिए गए हैं फेस टू फेस ये करेक्ट है, यानी ए का मध्य गंगा नहर बिजनौर, सरयू नहर कतरनिया बहराइच से, घग्गर नहर मिर्ज़ापुर से और मौदहा बांध नहर हमीरपुर से। तो
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। माहीगीर जनजातीय समुदाय उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है, पहला स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बिजनौर जिले में पाई जाती है। दो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, और आपको बताने हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन भी करना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करें, आइए इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। 23 की बात की जाए, पहला स्टेटमेंट है माहीगीर जनजातीय समुदाय उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। तो बिजनौर जिले में पाई जाती है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, माहीगीर, देखिए माहीगीर है और एक बुक्सा है। ठीक है, दो यहाँ पे जनजाति है, माहीगीर व बुक्सा। ये दोनों जनजातियाँ बिजनौर ज़िले में पाई जाती है। ठीक है, इस हिसाब से पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर ज़िले में बुक्सा जनजाति, जनरली ये जो बुक्सा जनजाति ये मुख्य रूप से पाई जाती है, मेनली यही पाई जाती है ज़्यादातर। ठीक है, मेनली ज़्यादातर यहीं पाई जाती है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आता है माहीगीर। अगर बिजनौर ज़िले में बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, ये मैंने बात आपको बता ही दिया। अब देखिए माहीगीर समुदाय के लोग की बात करते हैं। जो माहीगीर समुदाय के लोग हैं, ये लोग जो थे ये इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। ये इस्लाम धर्म के अनुयायी थे माहीगीर लोग, जो बिजनौर ज़िले में रहा करते थे। इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था की बात करें, जैसे जीवन यापन करने का मुख्य जो आधार था वो था मछली पकड़ना। यानी ये लोग क्या करते थे, माहीगीर लोग मछलियाँ पकड़ते थे और मछली से खाते पीते थे और उसका अपना जीवन यापन करते थे। इनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था मछलियाँ पकड़ना था। वहीं अगर हम बुक्सा जनजाति की बात करें, बुक्सा जनजाति के जो लोग थे, इनकी जो खान पान थी, इनकी जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो था कृषि। ये एग्रीकल्चर में लिप्त हुआ रहते थे, एग्रीकल्चर में लिप्त रहते थे। यानी इनके जीवन का जो आधार है, जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो कृषि पर डिपेंड था। और माहीगीर लोग जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, ये मछली पालन और मछलियों को पकड़ने पे जोर दिया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से अगर सेकंड यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बिजनौर जिले में पाई जाती है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट हमारे सामने दिए गए हैं और दोनों को दोनों क्या है यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की टीम को संबोधित करते समय चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा था। देखिए चंद्रयान 3 से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। चंद्रयान 3 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की टीम को संबोधित करते समय चंद्रयान 3 के लैंडिंग के साइट का नाम क्या रखा था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तिरंगा, शिव शक्ति, विष्णु शक्ति और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से चंद्रयान 3 जब लैंडिंग हो रहा था तो उसके लैंडिंग साइट का क्या नाम रखा गया। देखिए उसका नाम रखा गया था शिव शक्ति, शिव शक्ति नाम रखा गया। और आइए इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। एक्चुअली आप जानते हैं कि 26 अगस्त 2023 को, 26 अगस्त का टाइम था, 26 अगस्त 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नामकरण किया था। चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नामकरण किया शिव शक्ति। ठीक है, चंद्रयान 3 हो गया। अब चंद्रयान 2 की बात करें, चंद्रयान ये 3 था, हम चंद्रयान 2 की अगर बात करें तो चंद्रयान 2 के लैंडिंग साइट का नाम तिरंगा रखा गया था।
ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था उसके लैंडिंग साइट का क्या नाम था? तिरंगा था। और चंद्रयान 3 का पूछेगा तो शिव शक्ति था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग तिथि 23 अगस्त को किया गया, और जिसकी वजह से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अब 23 अगस्त को मनाया जाने का प्रावधान बन गया। यानी 23 अगस्त को, देखिए यहाँ पे 23 अगस्त को, ठीक है, एक डे मनाना स्टार्ट किया गया जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ पर विकसित किया गया? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ पे विकसित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठाणे महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बिहार का नालंदा। को बताना है कि ये कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र के ठाणे में। महाराष्ट्र के ठाणे में कार्बन न्यूट्रल गांव डेवलप किया जाएगा। अब कार्बन न्यूट्रल गांव की बात करें तो इसकी घोषणा किसने की थी? तो केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल साहब ने, ठीक है, ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री पाटिल साहब हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसकी घोषणा की कि महाराष्ट्र के ठाणे में कार्बन न्यूट्रल गांव को डेवलप किया जाएगा। अब ये जो ठाणे है, या महाराष्ट्र के ठाणे के ज़िले में स्थित भिवंडी तालुका में विकसित किया जाएगा। ठाणे ज़िले में एक तालुका भिवंडी तालुका है, वहीं पे इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है? देखिए, इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे एक रीज़न है, पर्पस है। वो पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि इसका उद्देश्य ये था कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना और हरित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। कार्बन जो इमिशन हो रहा है उसके अमाउंट को कम किया जाए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट सेफ एंड साउंड रहे, सुरक्षित रहे। और हरित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। और अफॉरेस्टेशन हो गया, डे बाय डे प्लांटेशन की जो क्वांटिटी है वो बढ़े, क्वालिटी बढ़े, हमारा ओवरऑल मिलाकर जो इकोसिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है वो सेफ हो। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत की अगर बात की जाएगी, देश की, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देश की, ठीक है, पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ठीक है, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत की बात की जा रही है। ये पल्ली सांबा जिला जम्मू कश्मीर में है। कहाँ बनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर के पल्ली साबा जिले में बनाया गया है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला अगर पूछा जाएगा कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा बना है, कार्बन न्यूट्रल जो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है इंडिया का, वो पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पहला डिस्ट्रिक्ट बना है असम का मांजुली। असम का जो मांजुली डिस्ट्रिक्ट है, इसको बनाया जाता है देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 26, मई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 में भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? देखिए, इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटर सम्मेलन होता है 2023 में, और भारत की तरफ से एक सुपर कंप्यूटर एरावत है, वो पार्टिसिपेट करता है। तो उन सभी सुपर कंप्यूटर्स के बीच भारत का जो सुपर कंप्यूटर है उसका क्या रैंकिंग लगती है? उसकी रैंकिंग लगती है 75वें नंबर। मतलब विश्व भर में जो भारत का सुपर कंप्यूटर है वो 75वें नंबर पे एरावत आता है। अब बात करते हैं 75वें नंबर की सुपर कंप्यूटर की। आइए बताता हूँ। देखिए, ये होता है 23 मई को। एक्चुअली मई में होता है, लेकिन किस डेट को होता है? तो 23 मई को
23 मई 2023 को, ठीक है, 23 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के एआई सुपर कंप्यूटर, ये भारत का जो एरावत है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सुपर कंप्यूटर है। आप लोग जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपर कंप्यूटर कितना पावरफुल है। तो एआई सुपर कंप्यूटर भारत का है, इसका नाम है एरावत। ये देखिए हाथी के नाम पर रखा गया है, एरावत, ठीक है। एरावत का मतलब हाथी होता है। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये सम्मेलन का आयोजन हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था सम्मेलन का आयोजन? ये जर्मनी में इसका आयोजन होता है 23 मई को, ठीक है, 2023 को। और जर्मनी में इसका आयोजन होता है जिसमें 500 सुपर कंप्यूटर की सूची जारी की जाती है। देश भर के 500 सुपर कंप्यूटर पार्टिसिपेट करते हैं। इस सूची में एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को 75वां स्थान दिया जाता है। एक्चुअली जो एआई सुपर कंप्यूटर एरावत सी, इसको बनाने वाला जो कह सकते हैं कि जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र। और एआई सुपर एरावत सी डैक पुणे में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया? सी डैक पुणे में स्थापित किया गया है। देखिए सी डैक पुणे। अगर बात करें इस सूची में भारत को पूरे विश्व में एआई सुपर कंप्यूटर देशों में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। देखिएगा, इस सूची में भारत को पूरे विश्व में एआई सुपर कंप्यूटिंग देशों में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। और ये प्रणाली भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो कहीं ना कहीं भारत का ओहदा इस मामले में काफ़ी बड़ा है। एआई सुपर कंप्यूटर के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में पहले से ग्रोथ किया है, ठीक है। तो ये 75वें नंबर का इसको रिकॉर्ड तोड़ टैग मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा? देखिए बहुत खतरनाक ड्रोन है, दुश्मन के ठिकाने पर जाएगा और दुश्मनों का लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पे फट जाएगा। तो ये आत्मघाती जो ड्रोन बनाया गया है, किसने बनाया है? तो देखिए ये इंडिया का एक कमाल है। इंडिया में जो आईआईटी है, आईआईटी हर दिन नए नए इन्वेंशन करती रहती है, नए नए इनोवेशन करती रहती है। तो एक ऐसी आईआईटी है भारत की जिसने एक ऐसा आत्मघाती ड्रोन बना दिया है जो दुश्मनों को ठिकाने पर जाएगा, उनके लोकेशन ट्रेस करेगा और उसके बाद से वो ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो वो है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर की बात करूँ मैं, अब यहाँ पे आईआईटी कानपुर ने वालों ने क्या किया है, जुलाई 2023 में आईआईटी कानपुर ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया था। कब किया है? जुलाई 2023, जुलाई 2023 में ये आत्मघाती ड्रोन तैयार किया जाता है आईआईटी कानपुर के द्वारा। इसकी क्षमता क्या है? इसकी क्षमता किस स्पीड से ये मूव करता है, ट्रेवल करता है, इसका मोमेंटम क्या है, आइए समझते हैं। देखिए 100 किलोमीटर की मैं बात करूं, लगभग 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के, ठीक है। ये 100 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है, जिसको ये मात्र 40 मिनट में 100 किलोमीटर तक की दूरी कवर कर सकता है, ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद से आसानी से फट जाता है। तो ये रही पावर आईआईटी कानपुर की, इंडिया की। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से, देखिए निम्नलिखित राज्यों में से या निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मिशन नंद बाबा शुरू किया गया है? मिशन नंद बाबा ये किसने स्टार्ट किया है? अब यहाँ पे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि नंद बाबा मिशन है क्या? आइए बताता हूँ। देखिए एक्चुअली उत्तर प्रदेश यूपी की हम बात करते हैं, योगी बाबा की सरकार, यूपी गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिशन नंद बाबा स्टार्ट करती है। यूपी गवर्नमेंट मिशन नंद बाबा स्टार्ट करती है, वो भी कब? जून में, जून 2023 में, जून 2023 में
मिशन नंद बाबा आता है, ठीक है। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि जो दूध उत्पादन करने वाले किसान हैं, ठीक है, उनकी आय में वृद्धि कर देना। दूध उत्पादन करने वाले किसानों के, जो किसान हैं जो दूध का उत्पादन करते हैं, गौ पालन करते हैं, तो उनके आय में, उनके इनकम में इजाफा कर देना, इनकम में वृद्धि कर देना। इसीलिए इसको बनाया गया था मिशन नंद बाबा। इसका टारगेट रखा गया था कि अगले, इस मिशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगले 5 सालों में, ठीक है, 1,000 रुपये खर्च किया जाएगा, ये प्रावधान था। देखिए बता देता हूँ, इसमें 1,000, ठीक है, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाना था। वो भी कितने सालों में? 5 ईयर में। 5 ईयर्स में 1,000 करोड़ रुपये की बजट प्रावधान किया गया था। और 5 जिलों में 5 डेयरी किसान उत्पादक संगठन, जिसको DFPO बोला जाता है, DFPO, ठीक है, पायलट योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे। यानी एक DFPO पायलट योजना था, ये DFPO पायलट योजना है। इसके अकॉर्डिंग 5 डेयरी बनाई जाएगी। कितनी? 5 डेयरी बनाई जाएगी, ठीक है, वो 5 जिलों में। तो ये इस 2023-24 का एक बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं नंद बाबा, ठीक है, मिशन नंद बाबा योजना शुरुआत किया गया योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा, जो किसानों की आय बढ़ाने को लेकर ये समर्पित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूँ मैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और आगरा। आपको सही टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आइए मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में पहला रेल हेरिटेज पार्क, रेल, ठीक है, हेरिटेज पार्क की मैं बात करूँ, रेल हेरिटेज पार्क की बात करूँ, रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट, ये जून 2023 में, जून 2023 में, ठीक है, आगरा में बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? ये बनाया जाएगा आगरा में। रेल हेरिटेज पार्क जून 2023 में आगरा में बनाने का प्रावधान किया गया है। तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। प्रतिछाया बैंकिंग का संबंध किससे है? प्रतिछाया बैंकिंग का संबंध किससे है? चार यहाँ पर दिए गए हैं। घरेलू बैंकों के विदेशों में शाखाएं खोलना, विदेशी बैंकों द्वारा देश में बैंकिंग गतिविधियां करना, या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, या बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताने यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। प्रतिछाया का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं होती हैं ना, तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना ही प्रतिछाया बैंकिंग कहलाता है। प्रतिछाया बैंकिंग है क्या, ये सवाल आपके मन में उठेगा। तो इसका जो डेफिनेशन होता है वो ये है, प्रतिछाया बैंकिंग का मतलब ये होता है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, ठीक है। इसे हम एक तरह से आभासी बैंक व्यवस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आभासी बैंक व्यवस्था। आभासी बैंक
व्यवस्था इसको कहा जा सकता है। किसको? प्रतिछाया बैंकिंग को। ये जितने भी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो फाइनेंस है तथा अन्य जो भी मूवमेंट गतिविधियां होती है उसको ये होल्ड करते हैं, उसको कराने का काम करते हैं, संपन्न कराने का काम करते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है बैंकिंग लाइसेंस धारण नहीं करते हैं। देखिए इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं हुआ करता है, ठीक है, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस ये धारण नहीं करते हैं। बिना बैंकिंग लाइसेंस धारण किए अपने सारे कामों का निपटारा कर देते हैं, लेकिन विभिन्न बैंकिंग सेवाओं की पेशकश जरूर करते हैं। बैंकिंग लाइसेंस तो नहीं होता, लेकिन जो बैंकिंग सेवाएं होती है ना उसकी पेशकश करेंगे। जितनी भी बैंकिंग सेवाएं हैं, ठीक है, बैंकिंग गतिविधियां हैं, सभी बैंकिंग गतिविधियों को ये जारी करेंगे। कि इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उपागम है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात की जाए, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कौन कौन से उपागम है। ऑप्शन 3 दिए गए यहाँ पे। बैंक दर में वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि और सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि। देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम आरबीआई की। आरबीआई के बारे में आप लोग जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल को इसकी स्थापना होती है। 1 अप्रैल को आरबीआई दिवस मनाया जाता है। कब होती है? 1935 का जो अधिनियम था उसी के अकॉर्डिंग। 1935 का जो अधिनियम था, ठीक है, 1935 में ये आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पे जो करेक्ट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के लिए हम बात करते हैं। मुद्रास्फीति की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के लिए, मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए, कंट्रोल के लिए, ठीक है, आरबीआई के द्वारा तरलता समायोजन तथा शाख नियंत्रण के तरीके जरूर अपनाए जाते हैं। मुद्रास्फीति पर कंट्रोल हो, मुद्रास्फीति पे कंट्रोल हो, इसके लिए आरबीआई क्या करती है, ठीक है, इसके लिए आरबीआई करती है ये कि तरलता समायोजन देखिए, और शाख नियंत्रण, ये दो चीज़ें हैं। तरलता समायोजन और शाख नियंत्रण के तरीके अपनाती है जिससे मुद्रास्फीति पर कंट्रोल बना रहे। उनमें चयनात्मक तरीकों की तुलना में, जो चयनात्मक तरीके होते हैं जो चयन किया जाता है, उसकी तुलना में जो परिणात्मक तरीके होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। इफेक्टिव जो तरीका अपनाया जाता है वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि उसमें उसका परिणाम हमको दिखता है। अब मुद्रास्फीति के नियंत्रण में बैंक दर में वृद्धि और नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सांविधिक तरलता में वृद्धि आदि शामिल होती है। जैसे कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण करेंगे तो उसके लिए बैंक दर में वृद्धि का होना, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि का होना और सांविधिक तरलता में वृद्धि का होना, ये सभी उसके कंट्रोल करने में, मुद्रास्फीति के कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 का चार यहाँ पर तीनों का तीनों जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बैंक दर में वृद्धि का होना ये भी सही है, मुद्रास्फीति कंट्रोल के लिए इसका बैंक दर में वृद्धि का होना ज़रूरी है, नगद आरक्षित अनुपात में भी वृद्धि होनी चाहिए और सांविधिक तरलता अनुपात में भी वृद्धि होनी चाहिए। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो 31 का सी है, डी है, वो करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। चलिए उपयुक्त सभी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? दिया गया है जीवों के शुष्क भार का लगभग 49% कार्बन से बना होता है।
कुल भूमंडलीय कार्बन का केवल 1% वायुमंडल में समाहित है। जीवों को फास्फोरस की प्राप्ति मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से होती है और फास्फोरस चक्र में कार्बन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं आपके सामने, बताने हैं यहाँ पे कि कौन से यहाँ पे असत्य है, जो गलत है उसको आपको बताने हैं। तो आइए बता देता हूँ मैं। देखिए, फास्फोरस चक्र की बात करें तो जो फास्फोरस साइकिल होता है, फास्फोरस का सिंबल होता है P, एटॉमिक नंबर होता है 15, ठीक है, परमाणु संख्या इसका 15 होता है और फास्फोरस बहुत ही ज्वलनशील है। ये जैसे ही वायु के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, ये जलना स्टार्ट कर देता है। ये क्या करता है? जलना स्टार्ट कर देता है और P2O3 और P2O5 दो कंपाउंड बनाता है। फास्फोरस, ठीक है, पेंटाऑक्साइड और फास्फोरस ट्राईऑक्साइड दो कंपाउंड बना लेता है, इसीलिए इसको बंद डब्बे में रखा जाता है। खैर, ये तो एडिशनल नॉलेज हो गई। मैं थोड़ा इसका मेन टॉपिक पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32। फास्फोरस चक्र में वायुमंडल की भूमिका नगण्य होती है, क्योंकि जीवों व पर्यावरण के मध्य, जीवों और पर्यावरण के बीच में फास्फोरस का विनिमय नहीं होता है। आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, जानते हैं कि जो जीव है पर्यावरण के बीच में है, जीव और पर्यावरण इन्वायरमेंट है, उसके बीच में फास्फोरस का कोई विनिमय नहीं होता है, आदान प्रदान नहीं होता है। और जीवों को फास्फोरस की प्राप्ति होती कहाँ से है, जीवों को फास्फोरस मिलती कहाँ से है? तो मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से ही प्राप्त होती है। कहाँ से मिलती है? चट्टानों के अपक्षय से मिलती है। तो कहने का मतलब है कि जीवों को यहाँ पे फास्फोरस की प्राप्ति मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से मिलती है, करेक्ट है। और जीवों के शुष्क भार का लगभग 49% कार्बन से बना होता है, ये भी करेक्ट है कि 49% जो पार्ट होता है वो कार्बन से ही बना होता है। और कुल जो भूमंडलीय कार्बन का केवल 1% वायुमंडल में ही समाहित है, बहुत ना के बराबर है, नगण्य है, मतलब 1% के आसपास ये एटमॉस्फेयर में है। यानी फास्फोरस चक्र में कार्बन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें कोई कार्बन की भूमिका, फास्फोरस चक्र में कार्बन की भूमिका है ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 33 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करना है। निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करना है। दिया गया है कि SDG 3 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, SDG 8 धारणीय स्वच्छ ऊर्जा, SDG 11 उत्तरदायी उपभोग व उत्पादन और SDG 17 में क्या है पेशकश? सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। 4 यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन चारों में से बताने हैं कि सही युग्म क्या है। यहाँ पे बात की जा रही है SDG की, ठीक है, यहाँ पे बात SDG की जा रही है। तो हर SDG का एक अपना स्टेटमेंट है, वो किससे जुड़ा हुआ है इसको आइए बताता हूँ। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि SDG जो 3 है, इसमें बात की गई थी स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने की, ठीक है, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। तो स्वास्थ्य सुरक्षा है, जबकि यहाँ पे दिया गया है SDG 3 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो ये तो इसे ही गड़बड़ हो गया। पहला क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। इसमें है क्या? SDG 3 में हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ है, सुरक्षा है, प्रोटेक्शन है और स्वस्थ जीवन है और हेल्दी लाइफ है। ये 3 चीज़ है SDG 3 का पार्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की बात की जा रही है। देखिए, सवाल आएगा कि SDG है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, ठीक है, तो उसका एक लिस्ट बनाया गया है कैटेगराइज करके किस पार्ट में किस चीज़ पे काम किया जाएगा। ऐसे SDG 8 की बात करूँ मैं, किसकी बात करूँ? SDG 8 की बात करूँ कि SDG 8 में क्या है। सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास का बात किया गया है इसमें। SDG 8 में सभी के लिए समावेशी और सतत विकास की बात की गई है, ठीक है, इसलिए ये भी क्या है? ऑप्शन रॉन्ग है। SDG 11 की बात करूँ मैं कि SDG 11 में क्या है। SDG 11 में क्या है कि सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण करना। क्या है SDG 11 में? सुरक्षित, लचीले, सेफ, फ्लैक्सिबल और टिकाऊ, ठीक है, टिकाऊ, स्टेबल
तीन इस प्रकार के जो शहर हैं उसी का निर्माण करने का प्रावधान SDG 11 में किया गया है। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है, जबकि यहाँ दिया है उत्तरदायी उपभोग को उत्पादन, जो कि गलत है। तो बच गया SDG 17। तो ये अपने तीन गलत हो गया, तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लेकिन SDG 17 में सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने की बात कही गई है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।